मुझे याद नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं अस्पताल में थी। जब मैंने उसे पास देखा तो थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। कुछ बुरा हुआ था मेरे साथ। पर्दे के बाहर डॉक्टर खड़ा था, किसी और नर्स से बात कर रहा था। कह रहा था कि आप यहाँ से चली जाओ, मैं खुद इसका इलाज कर लूँगा। क्यों सर, मैं नहीं जाऊँगी, ये हॉस्पिटल का रूल नहीं है। एक डॉक्टर के साथ नर्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये तो जवान लड़की है, ऐसे में आप अकेले इलाज कैसे कर सकते हैं? मैं आपके साथ हेल्प करवा देती हूँ। तो डॉक्टर उसको गुस्सा कर रहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे इस पेशेंट के साथ अकेला छोड़ दो। मुझे होश तो आ ही चुका था। ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती थी। कोई तो नहीं था मेरा जिसको मदद के लिए बुलाती। ये डॉक्टर ऐसी बातें क्यों कर रहा था? ये नर्स को टीम कह रहा था मुझे उस पेशेंट के साथ अकेला छोड़ दो, जबकि नर्स खुद कह रही थी कि जवान लड़की के साथ आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। अभी तक उसने अपने किसी रिश्तेदार के बारे में भी नहीं बताया। अगर इस मरीज का कोई भी होता तो ठीक होता, हमें पता होता कि आखिर इसको हुआ क्या है। ये नर्स थोड़ी उम्र में बड़ी लग रही थी, शायद इसलिए डॉक्टर को इतनी आसानी से ये सब बोल पा रही थी। उन चीज़ों को समझती थी, इसलिए तो बात कर रही थी। एक जवान लड़की का इलाज डॉक्टर अकेले में कैसे कर सकता है? लेकिन फिर डॉक्टर ने नर्स को डांटना शुरू कर दिया और कहने लगा कि तुम मेरी बात मानोगी कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं वहाँ से चली गई और मेरा दिल धक धक करने लगा। ये डॉक्टर आखिर चाहता क्या था? पता नहीं मुझे कहाँ चोट लगी थी। मैं उठ भी तो नहीं पा रही थी। मालूम हो रहा था कि शायद मेरे पाँव में लगी थी, वरना तो मैं उठकर यहाँ से किसी तरह भाग जाती। थोड़ी देर के बाद उसने दरवाजे से अंदर कदम रखा और जब मैं पूरी तरह से अपनी आंखें खोलकर उस डॉक्टर को देखा तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं बुरी तरह से चीख उठी थी। उसने कहा कि चिल्लाओ मत, पहले मेरी बात सुन लो। और फिर ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। मेरा नाम दर्शनी है। मैं शायद इस दुनिया की सबसे बुरी किस्मत वाली लड़की थी। बहुत कम उम्र में मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। मुझे याद नहीं कि वे लोग कैसे थे, उनकी गोद कैसी थी, उनके हाथों का प्यार कैसा था। लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार करते थे। मगर मेरी किस्मत में शायद ये मोहब्बत ज़्यादा दिन तक नहीं लिखी थी। एक हादसे ने उन दोनों को मुझसे छीन लिया था और मैं बेसहारा हो गई थी। जब मेरे पापा की मृत्यु हुई तो सब ने कहा मैं बेसहारा हो गई हूँ, मगर मेरे चाचा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि मैं उनकी बेटी जैसी हूँ। उनकी बातों ने मेरे दिल में उम्मीद पैदा की, एक ऐसा यकीन शायद इस घर में मुझे इज्जत मिल पाएगी, प्यार मिलेगा। मेरे चाचा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि उनके घर मेरी परवरिश हो जाएगी। मुझे माँ बाप जैसा प्यार मिलेगा, एक परिवार मिलेगा जहाँ मुझे अपना सा एहसास होगा। जब मैं चाचा के घर आई तो शुरू के कुछ दिन मुझे अच्छे लगे। नए माहौल में ढलने की कोशिश कर रही थी। चाचा मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आते थे, मुझे नरमी से बात करते, खाने पीने का ख्याल रखते और कभी कभी मेरे सर पर हाथ रखकर कहते कि मैं उनकी बेटी हूँ। मगर मेरा दिल जानता था ये सिर्फ चाचा ही कहते थे। लेकिन मेरी चाची के अंदर से मुझे साफ महसूस होता था कि मैं उनके लिए एक बोझ थी। चाचा ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहते थे। वह एक कारोबारी आदमी थे, अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था। कभी कभार तो वह 3-3 4-4 दिन घर नहीं आते थे। वह अपने काम पर होते थे और शाम को वापस आते, तो उनके ना रहते हुए चाची की असलियत खुलकर सामने आ जाती। वह मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। मेरी हर बात से उन्हें एतराज़ होता था, जैसे मैं कोई उनकी नापसंद की चीज़ हूँ जो उनके घर में आ गई हूँ। सुबह होते ही वो मुझे कामों की लिस्ट थमा देती। बर्तन धोना, घर की सफाई करना, खाने में उनका मदद करवाना, कपड़े धोना, हर काम जैसे कोई नौकरानी से करवाया जाता है। उनके अंदर में थोड़ी भी मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वह बस एक हुक्म चलाने वाली औरत थी जो मुझे एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी। जब मेरे चाचा घर पर होते तो वह आम तौर पर मेरे सामने अच्छा दिखाती, ज़्यादा डांट फटकार नहीं करती थी। मगर जैसे ही मेरे चाचा चले जाते तो उनका असली रूप सामने आ जाता। जरा सी भी गलती होती तो वह इतनी सख्ती से डांटती कि मैं सहम कर एक कोने में दुबक जाती। उनके शब्द जहर से भरे होते, जैसे मैं उनकी ज़िंदगी में कोई बोझ हूँ जिसे वह ज़बरदस्ती बर्दाश्त कर रही हूँ। वो मुझे ताने देती, कहती मेरे अपने माँ बाप तक मुझे छोड़ के चले गए तो वो मुझे क्यों बर्दाश्त करेंगी। घर में हर एक चीज़ पर उनका सख्त कंट्रोल था। मैं कब खाऊंगी, क्या खाऊंगी, किस वक्त सो जाऊंगी, यहाँ तक कि किस वक्त सांस लूंगी, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में तो था। अगर कभी मैं खाने के वक्त टेबल पर देर से पहुँचती तो तूफान खड़ा कर देती।
अगर काम में जरा सी भी कोई गलती हो जाती तो वे ताने देकर मेरा दिल फूंक कर रख देती। मैं उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मुझे याद है एक दिन मैंने गलती से पानी का गिलास गिरा दिया था। वह इतना छोटा सा हादसा था। अगर चाचा घर पर होते तो मुस्कुराकर कहते कोई बात नहीं, मगर चाची ने ऐसा व्यवहार अपनाया जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उनके गुस्से से मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था मेरे आंसू उन्हें और ज़्यादा गुस्सा दिला देगी। कभी कभी मुझे लगता मैं बस एक गुलाम हूँ, एक ऐसी बेसहारा लड़की जिसके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं बनी। मैं अक्सर सोचती अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो शायद मैं भी आम बच्चों की तरह हंसती खेलती आराम से ज़िंदगी बिताती। मगर अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ घर के कामों में और चाची की गुलामी करते हुए बीत रही थी। कई रातें मैं रोते हुए बिता देती थी। मुझे कोई गले लगाने वाला नहीं था, कोई तसल्ली देने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। मैं चुपचाप अपने आंसू पोंछती और अंधेरे में छुप छुप कर अपनी किस्मत पर आंसू बहाती। जब कभी चाचा मुझसे पूछते मैं कैसी हूँ तो मैं सिर्फ सर हिला देती। मैं जानती थी अगर मैं हकीकत बताती तो मेरी चाची मुझ पर और ज़्यादा अत्याचार करेंगी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एक वक्त ऐसा आया जब मैंने सवाल करना छोड़ दिया, मैंने सपना देखना छोड़ दिया, मैंने उम्मीद रखना भी छोड़ दिया। बीते हुए दिन के साथ हर दिन मेरे लिए एक नई परीक्षाएं लेकर आ जाती थी। मैं खुद को संभालने की कोशिश करती, मगर मेरी हिम्मत टूट जाती। चाची के व्यवहार ने मुझे अंदर से कमज़ोर कर दिया था। मैं इस भरे दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। जब मैंने होश संभाला तो खुद को अनाथ पाया। ऐसे ही सहते सहते मैं अब जवान हो रही थी। अब मेरे अंदर भी हिम्मत आ रही थी। जब एक लड़की जवान होती है तो उसके दिल में हजारों इच्छाएं जन्म लेती हैं, मगर मेरी हर इच्छा समस्याओं के बोझ तले दबी हुई थी। मेरी जिंदगी दूसरों के रहमो करम पर चल रही थी और मेरा अपना कोई नहीं था। मैं एक ऐसी कैदी इंसान थी जिसके पर काट दिए गए थे। लेकिन शायद इंसान जब बहुत ज़्यादा परीक्षाओं से गुजर जाता है तो उसके अंदर बगावत भी जन्म लेने लगती है। मैंने भी एक दिन फैसला कर लिया कि इस कैद से निकलकर कहीं और चली जाऊंगी। मैं अब जवान हो चुकी थी। मेरे अंदर भी खुद को संभालने की ताकत पैदा हो रही थी। मैंने सोचा कि अपने मौसी के घर चली जाती हूँ। वो ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, कुछ ही गलियों की दूरी पर थे। वो मेरी माँ की सगी बहन थी, उनका खून थी। शायद वो मुझे ज़्यादा प्यार करती थी। शायद मेरे दुखों पर अपने प्यार का मरहम लगाती, मेरा सहारा बनती। ये फैसला करने के बाद मैंने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं की। घर में सबको यही कहा कि मैं सब्जी लेने जा रही हूँ और सीधा मौसी के घर जा पहुँची। दरवाज़ा खटखटाया तो कुछ पल बाद मेरे कजन ने दरवाज़ा खोला, मुझे अंदर आने दिया। मैंने घर पर नज़र डाली तो मालूम हुआ कि ना तो मौसा जी घर पर थे, ना ही मेरी मौसी थी। रोहन मेरी मौसी का सौतेला बेटा घर पर था। मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ रहने आई हूँ तो उस उम्मीद पर कि मेरे सगे रिश्तेदार मुझे अपनाएंगे और यहाँ मुझे इज्जत और सुकून मिलेगा। लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरे दिमाग में भी नहीं था। वह मेरे शब्द सुनकर मुस्कुराया। उसकी अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मेरे दिल में बेचैनी पैदा करने लगी। वह अजीब तरह की बातें करने लगा। कहने लगा अगर तुम इस घर में रहोगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, घर के काम किया करेंगे, साथ में टाइम बिताएंगे। और फिर वह एक ऐसा शब्द कह गया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कहने लगा अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो या रात को डर लगेगा तो मैं उसके कमरे में जा सकती हूँ। औरत को भगवान ने एक खास ताकत दी है, वह पहचान लेती है अपने ऊपर उठने वाली हर नियत को। इसलिए मैंने भी उसके नियत को महसूस कर लिया। मैंने भी पहचान लिया उसकी आंखों में जो चमक थी वो शैतानी थी, उसके शब्द में जो नरमी थी वो मक्कारी थी। मैं वहाँ ज़्यादा एक पल भी नहीं रुक सकी थी। मैंने घबराकर कहा मैं अपना सामान लेकर जाती हूँ और जल्दी से बाहर निकल आई। रास्ते में मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों में आंसू थे, दिल में बहुत डर था। क्या मेरा कोई भी नहीं? क्या मैं सारी जिंदगी यूं ही दूसरों के अत्याचार सहकर ही बिताऊंगी? मैं इतनी बेसहारा क्यों हूँ? ये सब सोचते हुए मैं अपने पुराने ठिकाने पर चाचा के घर वापस आ गई। लेकिन इस बार मेरा दिल पहले से ज़्यादा भारी था। मुझे लगा कि मैं सच में इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मैं घर पहुंची मगर दिल अभी भी सदमे की हालत में था। मैं अपने बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद करके खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि अचानक घर में कोहराम सा मच गया। एक ऐसा खबर आया कि मेरे चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सुनते ही मेरी दुनिया जैसे एक बार फिर बिखर गई थी। मेरे चाचा मेरे आखिरी उम्मीद थे। वे आदमी थे जो मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाए थे, लेकिन अगर मुझे कभी कोई मदद की ज़रूरत होती तो वह कभी मना न करते। मुझे लगता था कि अगर ज़िंदगी में कभी कोई बहुत बड़ी समस्या आती तो वह मेरा साथ देते, मगर अब वो भी ना रहे। चाचा के जाने के बाद मेरे लिए सब कुछ बदल गया। अब चाची को अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई और नहीं मिलता
तो वो मुझ पर अपने सारे नफ़रत, अपनी सारी भड़ास निकाल देती। मैं जानती थी वो पहले भी मुझसे प्यार नहीं करती थी, मगर कम से कम चाचा के रहते हुए वह थोड़ा बहुत मेरा लिहाज कर लेती थी। मगर अब वो किसी चीज़ का ख्याल नहीं कर रही थी। चाचा के जाने के बाद जैसे मेरी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। चाची का व्यवहार दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। वह हर टाइम मुझे ताने देती, मनहूस कहती कि मेरे माँ बाप के बाद अब उनके पति भी इस दुनिया से चले गए थे। मैं जिस दिन से उनके घर में आई थी उसी दिन उनकी ज़िंदगी में मुसीबत आ गई थी। घर के हर काम का बोझ अब पहले से भी ज़्यादा मुझ पर डाल दिया गया था। सुबह से लेकर रात तक मैं काम करती रहती। बर्तन धोना, फर्श साफ करना, कपड़े धोना, बाजार से सामान लाना, हर चीज़ मेरी जिम्मेदारी थी। अगर मैं कोई काम ठीक से ना कर पाती तो चाची मुझे बुरा भला कहती, मुझ पर चिल्लाती और कभी कभार तो हाथ भी उठा देती। मैं सब सहती रहती क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हर रात मेरे लिए अब सबसे बड़ी मुश्किल होती जा रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर घंटों रोती रहती थी। मेरे आंसू तकियों को भिगो देते थे, मगर कोई भी उन्हें साफ करने वाला नहीं था। मैं सोचती थी अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं भी किसी खुशकिस्मत लड़कियों की तरह अपनी ज़िंदगी बिता रही होती। मुझे भी प्यार मिलता और हिम्मत मिलती। हकीकत ये थी कि इस दुनिया में मैं भी बिल्कुल अकेली थी। चाचा के मरने के बाद मैं खुद को और भी ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगी थी। पहले मैंने सोचा था कि अब इन अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करूँगी और कहीं भाग जाऊँगी, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचा था। मेरे चाचा की मृत्यु मेरे दिमाग में बिल्कुल ताज़ा थी। मुझे अब यकीन हो चुका था कि इस दुनिया में मेरे लिए कहीं कोई जगह नहीं बनी। टाइम बीत रहा था मगर मेरी ज़िंदगी में कोई खुशहाली नहीं आ रही थी। मैं खुद को एक ऐसी पुरानी चीज़ की तरह महसूस कर रही थी जो किसी कोने में पड़ी हो और जैसे उसे कोई भी अहमियत देने के लिए तैयार ना हो। लेकिन मैं जानती थी कि मैं हमेशा यूँ नहीं रह सकती। कोई ना कोई रास्ता मुझे निकालना ही था, मगर वे रास्ता क्या होगा और क्या मैं सच में अपनी किस्मत बदल पाऊंगी, ये सवाल मेरे दिमाग में हर वक्त घूमता रहता था। जिंदगी ने हमेशा मेरे साथ बुरा किया था, मगर मैंने कभी हार नहीं मानी। मगर अब समस्याएं कुछ अजीब पैदा हो रही थी। मैंने देखा कि चाची की ज़िंदगी में एक नया आदमी आ चुका था। शुरू में तो वह बस एक मामूली बात लग रही थी। वह अक्सर फ़ोन पर किसी से बातें करती रहती थी और हर दम हंसती थी। कभी धीरे धीरे उससे बात करती तो मैं समझ गई थी ये किसी और से बातें करती हैं। धीरे धीरे वह आदमी हमारे घर में नज़र आने लगा। पहले तो चाची घर के कामों के बहाने से उसे बुलाती थी, फिर वह तो बिना झिझक किसी भी टाइम हमारे घर आने लगा। मेरी चाची का बदलता हुआ व्यवहार मैं नोट कर रही थी। चाची जो हमेशा सख्त मिजाज की औरत थी, अचानक से अपने आप को सजा संवार कर रखने लगी और पहले से भी ज़्यादा बनने संवरने लगी थी और घूमने जाती। 2-2 दिन बाहर बिताकर आती। मैं खूब अच्छी तरह से समझ चुकी थी अब चाची मेरी किस रास्ते पर चल रही थी। उनके अंदाज में एक अजीब सी खुशी आ गई थी। धीरे धीरे मुझे अंदाज़ा होने लगा कि वो उस आदमी से शादी करना चाहती हैं। मेरी चाची के लिए शायद अब बातें ज़्यादा मायने नहीं रखती थी। वह जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहती थी, लेकिन उनके रास्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही रुकावट थी, वो मैं थी। मैं चाची के नए आइडियो के लिए एक कांटा बन चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि मैं इस घर में रहूं। खास तौर पर उस आदमी के आने के बाद शायद उन्हें डर था कि मैं उनकी खूबसूरती में रुकावट बनूंगी, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा जवान थी, ज़्यादा खूबसूरत थी। वह आदमी भी चाची से कम उम्र का था। शायद उनके दिल में कहीं ये डर बैठ चुका था वो मेरी तरफ ना आ जाए। चाची ने मुझे अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। वह नहीं चाहती थी कि उनके नए पति के साथ मैं इस घर में रहूं, और यही वजह थी कि उन्होंने जल्दी मेरे लिए एक रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था वह किस हद तक जल्दी में है, और अब उन्होंने एक दिन मेरे सामने रिश्ते की बात रख दी। मैं तो हैरान रह गई। ये सब कुछ इस तरह जल्दीबाजी और तेज़ी में हुआ कि मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। हैरानी की बात यह थी कि चाची ने मेरा रिश्ता किसी मामूली घर में नहीं किया था। वे लोग दौलतमंद और इज्जतदार थे, ज़मीन जायदाद वाले लोग थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चाची मेरे लिए ऐसी जगह तलाश करेंगी। शायद वे जल्दी में थी और बगैर सोचे समझे एक अच्छे घराने में मेरा रिश्ता तय कर दिया था। जब चाची ने मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई तो मैं और भी ज़्यादा हैरान होने लगी। वह बहुत खूबसूरत, ऐसा आदमी जिसे देखकर किसी भी लड़की का दिल मचल सकता था। मैं सोच रही थी कि शायद किस्मत ने पहली बार मेरे पक्ष में फैसला सुनाया था। चाची मुझे जितना जल्दी जल्दी इस घर से निकालने का इंतजाम कर चुकी थी, उतना ही तेज़ी से मेरी तकदीर संवर जाती। शादी की तैयारी बहुत कम दिनों में पूरी हो गई। मेरे पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं था, मगर दिल के किसी कोने में खुशी जन्म लेने लगी थी। क्या सच में मेरा नसीब बदलने वाला था?
क्या मैं इस घर से निकलकर अच्छी ज़िंदगी बिताने वाली थी? और वह दिन भी आ गया जब मेरी शादी हो गई। शादी का पल एक सपने की तरह बीत गया। मैं नए घर में आ गई, मगर ये घर मेरे सपनों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा था। हर तरफ से अमीरी झलक रही थी। ये वह दुनिया थी जिसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शादी के बाद मुझे मेरे कमरे में ले जाया गया। मैं अब अपने ज़िंदगी के सबसे खास पल में कदम रख चुकी थी। मेरा दुल्हन बना हुआ चेहरा आईने में नजर आ रहा था, मगर मैंने अभी तक अपने दूल्हे को गौर से नहीं देखा था। बस थोड़ी सी नज़र उस पर डाली थी, मगर मैं जानती थी वह खूबसूरत था, हैंडसम था। अब मैं अपने कमरे में बैठी थी। एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए मेरी किस्मत ने शायद मेरे लिए कुछ अच्छा लिख दिया था। इस घर में दौलत भी थी, इज्जत भी थी। मेरा पति बहुत अच्छा दिखता था। सोचा कि चलो कम से कम मुझे खाने पीने की फिक्र नहीं होगी, ना अब किसी के ताने सहने पड़ेंगे। ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। दरवाजे पर आहट हुई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा दूल्हा अंदर आने वाला था। मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी। मेरी सास थी, 2 नंदे थी, एक जेठानी भी थी, एक देवर भी था। उन सब ने मुझे बहुत प्यार किया था। अभी तक मेरे साथ बहुत इज्जत से पेश आ रहे थे। मुझे अपनी सर आंखों पर बिठा रहे थे। हर कोई कह रहा था, हमारे दीवांशु की बहू, हमारे लाडले बेटे दीवांशु की बहू, तुम हमारे लिए हमारी बेटी से भी बढ़कर हो। मैं सबकी प्यार और मोहब्बत भरी बातों से अपना दिल बहला रही थी। मैंने सोच लिया था कि जैसे भी हो मैं उनके साथ हमेशा अच्छे से रहूंगी, चाहे मेरा पति जैसा भी हो। पता नहीं क्यों मेरे दिल में नाउम्मीद ने घेर लिया था। कभी मैं सोचती सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और कभी मैं सोचती कि मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, तो आज कैसे होगा। अभी ये सब कुछ मैं सोच रही थी कि मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। जिंदगी ने एक बार फिर से मेरे साथ अजीब खेल खेल दिया। मैं जो खुशी खुशी इस नए घर में आई थी, जिसने पहली बार ये सोचा था कि शायद अब किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई है, वह सब गलतफहमियां पलक झपकते खराब हो चुकी थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे दिल में एक खुशी की धड़कन पैदा हो गई थी। वही आदमी जिसकी तस्वीर देखकर मैं तसल्ली में थी, जिसकी खूबसूरती ने मुझे एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद मेरा मुकद्दर अच्छा लिख दिया गया है। लेकिन जैसे ही मेरे पास आया, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वह एक आम दूल्हे की तरह नहीं था। मुझसे बात नहीं कर रहा था, ना ही कोई शर्म, ना ही कोई खुशी, ना ही कोई मोहब्बत भरा पल। वह बस खाली नज़रों से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, जैसे वह कुछ था ही नहीं। मेरे दिल में एक बेनाम सा डर था, लेकिन मैंने उसे दबाने की कोशिश की। फिर अचानक उसने अजीब हरकतें शुरू कर दी। पहले वह अपने हाथों को अजीब तरह से उल्टे सीधे मोड़ रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा खेल रहा हो। फिर उसने सर हिलाना शुरू कर दिया, जैसे कोई चीज़ उसे परेशान कर रही है। फिर वो बोलने लगा, लेकिन उसके शब्द नॉर्मल नहीं थे। मम्मा के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। मम्मा कहाँ है? ये शब्द मेरे कानों में किसी बम की तरह गूंजे थे। मैंने हैरानी से उसे देखा। वह एक छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहा था, रो रहा था, हाथ पांव पटक रहा था, जैसे अभी कोई उसे जबरदस्ती यहाँ ले आया हो। मैं तो बिल्कुल सुन रह गई। ये क्या हो रहा था? मैंने उसे गौर से देखा और उसके चेहरे पर वो मासूमियत नजर आई जो किसी छोटे बच्चे के चेहरे पर होती है। उसका अंदाजा, उसके शब्द, सब कुछ किसी नाबालिग इंसान की तरह लग रहे थे, एक बच्चे की तरह था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे सवाल करूं। मेरे जिस्म में जैसे जान ही नहीं थी। ये दिल तेजी से धड़कने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने कांपती आवाज में कहा, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। अचानक दरवाजा खुला और घर के कुछ लोग अंदर दाखिल हो गए। उनके चेहरे पर परेशानी की जगह एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह सब कुछ पहले से जानते हो। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं, दिव्यांशु की तबीयत कुछ खराब रहती है, बस थोड़ा वक्त लगेगा, वह ठीक हो जाएगा। मैंने हैरानी से उनके चेहरे को देखा। उनके शब्दों में कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सुकून था जो मुझे और ज़्यादा डरा रहा था। दिव्यांशु की तबीयत खराब थी, ये मामूली बीमारी नहीं थी, ये तो कोई दिमागी बीमारी लग रही थी। उन लोगों ने दिव्यांशु को हाथ से पकड़ा और उसे दुलारते हुए ले गए। वह उनके साथ बाहर चला गया। मैं बिस्तर पर बैठ गई, जैसे मेरे जिस्म से जान ही चली गई हो। मेरा दिमाग मर चुका हो, आंख में आंसू थे, लेकिन मैं रो नहीं पा रही थी। ये सब क्या था? ये मेरे साथ क्या हो गया? मुझे अचानक एहसास हुआ कि चाची ने इतने अच्छे घर में मेरा रिश्ता क्यों किया था। वो मेरी भलाई के लिए नहीं, बल्कि मुझे हमेशा के लिए उस घर से और उस जायदाद से बेदखल कर चुकी थी। वह सब कुछ बेचकर वह शहर छोड़कर चली गई थी। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं एक ऐसे आदमी के साथ शादी करके चली आई
जिसका दिमागी हालात और संतुलन ठीक नहीं था, जो एक नॉर्मल आदमी की तरह अपनी पत्नी को इज्जत और मोहब्बत नहीं दे सकता था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मेरे पीछे कोई नहीं था। चाची ने मुझे वहाँ से विदा कर दिया था और मैं इस नए घर में आने के बाद किसी कैद में आ चुकी थी। ये मेरी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक दिन थे। दिव्यांशु की हालत दिन ब दिन मेरे सामने खुलने लगी। वह न सिर्फ दिमागी तौर पर कमज़ोर था, बल्कि उसे अक्सर गुस्से के दौरे भी पड़ते थे। वह अचानक चीखने चिल्लाने लगता, दीवारों पर हाथ मारता और कभी कभी तो किसी चीज़ को तोड़ना शुरू कर देता। मुझे मालूम हुआ वह पैदाइश ही ऐसा है और ये कोई थोड़े वक्त के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसी समस्या थी जिसे वह कभी ठीक नहीं हो सकता था। यह हकीकत मुझे अंदर से तोड़ने लगी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैं एक ऐसी शादी के बंधन में बंध चुकी थी जिसमें मोहब्बत की कोई जगह नहीं थी, खुशी की कोई उम्मीद नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह कि मैं किसी पागल इंसान के साथ ज़िंदगी बिताने पर मजबूर हो चुकी थी। लेकिन मैं वापस भी नहीं जा सकती थी। मैं अब कहीं नहीं जा सकती थी। मेरे पास न पैसे थे, न कोई रिश्तेदार जो मुझे अपने घर में जगह देता। बाद में मुझे ये भी मालूम हुआ, चाची के घर वाले अब चाची को ताना दे रहे थे, उन पर बातें करने लगे थे। सब कह रहे थे कि विधवा हुए 4 महीने भी नहीं हुए और दूसरी शादी कर ली। लोग चाची के बारे में गलत राय रखते थे, इसलिए उन्होंने जल्दी ही दूसरी शादी करके वह शहर छोड़ दिया। अब मैं एक ऐसे घर में थी जहाँ कोई मेरा नहीं था, जहाँ मेरी ज़िंदगी एक पिंजरे में बंद हो चुकी थी। मैं फिर से उसी पोजीशन में आ गई थी जिसमें पहले थी। पहले मेरे अपने नहीं थे, अब भी मेरे पास कोई अपना नहीं था। पहले भी मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं कर सकती थी और अब भी मेरी किस्मत मेरे हाथ में नहीं थी। ये एहसास मेरे दिल को तोड़ने लगा। मैं चाहती थी कि मैं चीखूं, रोऊं, किसी से शिकायत करूं, मगर किससे? मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। इस बार शायद वापसी का कोई रास्ता भी नहीं था। बस एक बात अच्छी थी कि घर के सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरी सास, मेरी नंद, मेरी जेठानी हमेशा मुझे तसल्ली देती। वो कहती सब ठीक हो जाएगा। वह कहती थी कि बस 2-4 महीने की बात है। मैं हैरान होती थी, 2-4 महीने में कोई पागल कैसे ठीक हो सकता है? मुझे उनकी बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं एक दिन बीमार हो गई तो सारी रात मेरी सास मेरे सिरहाने बैठी रही। मेरी नंदे मेरे हाथ पांव दबाती रही। मेरी जेठानी मेरे लिए सूप बनाकर लाती। दिव्यांशु ज़्यादातर कहीं गायब रहता, कहाँ चला जाता था कुछ पता नहीं चलता था। मेरी सास कहती थी कि हमने उसके लिए एक जगह बनाई है जहाँ पर वो बिजी रहता है, तुम्हें ज़्यादा तंग ना करे। मैं चुप हो जाती थी। मैं पूछना चाहती थी उन लोगों से कि आप लोगों ने झूठ बोलकर ये शादी क्यों की? कम से कम सच तो बता देते। मेरे दिल में कोई उम्मीद ना जागती, लेकिन फिर जब मैंने उन लोगों का अपने लिए प्यार, मोहब्बत और दर्द देखती तो चुप कर जाती थी और सोचती थी कि सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। अच्छे लोग मिल गए हैं, बस यही काफ़ी है। कम से कम मेरा ख्याल तो करते हैं। कोई मेरे साथ बदतमीजी नहीं करता, कोई मुझे खाने से नहीं रोकता। मेरी रातें रोते रोते तो नहीं बीतती थी, बस चुपचाप गुजर जाती थी। मेरी आंखों से आंसू तो नहीं गिरते थे, लेकिन कहना भी ठीक नहीं था कि मैं बहुत खुश थी, क्योंकि खुशी तो वो नहीं थी। दिन यूं ही बीत रहे थे और मैं खुद को दिव्यांशु के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए दिमागी तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया था। बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बार बार यूं ही डरती रहूंगी तो शायद अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा बुरी बना लूँगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं हर मुमकिन तरीके से समस्याओं को समझने और संभालने की कोशिश करूँगी। दिव्यांशु हमेशा ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहता था या फिर अपने घर वालों के साथ बैठा रहता। मैं उससे ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि मैं उसके दिमागी समस्याओं को अभी तक समझ नहीं पाई थी। वह आम इंसानों जैसा बर्ताव नहीं करता था, बल्कि कभी कभार बच्चों जैसी हरकतें करता, कभी अचानक चीखने चिल्लाने लगता। इसलिए मैंने फैसला किया था मैं उसके पास ना जाऊं, बस अपने में बिजी रहूं। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद मेरा दिव्यांशु से आमना सामना हो गया। वह कमरे में बैठा था, चुप से किसी चीज़ को घूर रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, वह थोड़ा सा चौंक गया। फिर उसके अजीब हरकतें शुरू हो गई। वह बार बार अपना हाथ हिलाने लगा, अपने पैर हिलाने लगा, कभी दाएं कभी बाएं देखने लगा। मैंने एक पल के लिए सोचा कमरे से बाहर चली जाऊं, लेकिन फिर मैं रुक गई। मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बस चुप से उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने देखा कि वह कुछ ढूंढ रहा था, जैसे उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, लेकिन वह शब्द ना बोल पा रहा हो। मैंने नरमी से पूछा, क्या चाहिए आपको? मुझे बताइए, मैं ले आऊँगी। दिव्यांशु थोड़ा घबरा गया और कुछ पल मेरे चेहरे को घूरता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे फैसला करने में टाइम लग रहा हो। मुझे अपनी ज़रूरत बताइए। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट आ गई। मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए, उसने खुशी से कहा। तो मैं हैरान हुई
खिलौने। उसकी उम्र तो ठीक थी, हैंडसम भी था, लेकिन ये दिमाग से बच्चा था। जो मेरी जिंदगी का साथी था वो मुझसे खिलौने मांग रहा था। मैंने सोचा शायद मैंने गलत सुना हो, इसलिए दोबारा पूछा, खिलौने? हाँ हाँ, बहुत सारे खिलौने, मुझे बाजार से खिलौने दिला दो। मैं चुप हो गई। मेरा दिल चाहा कि मैं मना कर दूं, लेकिन मुझे मालूम था कि अगर मैंने दिव्यांशु को खिलौने लाने से मना कर दिया तो हो सकता है उसको दौरे पड़ जाएं। शायद वह कुछ ऐसा कर दे जो मेरे लिए और ज़्यादा परेशानी बन जाए। इसलिए मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा ले आती हूँ खिलौने। ये सुनकर वह खुश हो गया, जैसे कोई छोटा बच्चा खुश हो जाता है जब उसकी पसंदीदा चीज़ मिलने वाली होती है। फिर अचानक उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। लो, बाजार से मेरे लिए खिलौने ले आना। ये सब मेरे लिए आश्चर्य करने वाली बात थी। मैंने उसके हाथ से पैसे ले लिए। सोचा कि शायद ये चीज़ उसे खुश कर सकती है। अगर खिलौने से वो खुश होता है तो मैं बाजार चली गई और घर के दरवाजे से बाहर कदम रखते ही मेरे दिल में एक अजीब सी सुकून पैदा हुई। बाहर की दुनिया बदली हुई लग रही थी, जैसे मैं बहुत सालों के बाद हवाओं में सांस ले रही थी। जैसे कुछ पल के लिए मेरे लिए एक तरह ये आज़ादी थी। मैं चलते हुए सोच रही थी कि कौन से खिलौनों का चुनाव करना चाहिए। क्या मैं आम बच्चों के खिलौने ले लूं या ऐसे खिलौने जो थोड़े ज़्यादा मामूली हो। मैंने फैसला किया कि कोई अच्छा सा अच्छा खिलौना खरीदूं ताकि दिव्यांशु को खुशी मिले। लेकिन फिर अचानक मेरी सोच बिखर गई। एक तेज रफ्तार गाड़ी मेरे पास से आई और मुझे होश नहीं रहा मैं कहाँ हूँ। मुझे महसूस हुआ ये सब कुछ एक पल में हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है। मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, जैसे कोई चीज़ टकरा कर जमीन पर गिरी हो। फिर अंधेरा सा छा गया। जब मैंने दोबारा आँख खोली तो हर चीज़ धुंधली थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है। आंखों के आगे रोशनी झिलमिला रही थी और मेरे कानों में बस आवाज़ गूंज रही थी, हल्की हल्की कोई बात कर रहा हो। कदमों की आहट दरवाजे से आती हुई किसी मशीन की बीप की आवाज़। मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैंने हरकत करने की कोशिश की, लेकिन मेरे जिस्म में जैसे जान ही नहीं थी। मेरा एक बाजू दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में कोई चोट लगी हो। फिर मैंने धीरे धीरे अपने पूरे बदन को देखना शुरू किया। सफ़ेद दीवारें, सफ़ेद बिस्तर, मेरे हाथ में लगी हुई एक ड्रिप। मैं अस्पताल में थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। मेरा दिमाग धुंधला रहा था। अब मेरा दिमाग अलग चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिर जो मुझे याद आ रही थी, मैं बाजार जा रही थी दिव्यांशु के लिए खिलौने लेने। फिर अचानक वे गाड़ी लगता है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ये ख्याल आते मेरा दिल डूब गया। मैं बेचैनी से इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई जाना पहचाना चेहरा नजर नहीं आया। मैं अकेली थी, जैसे किसी ने मुझे यहाँ छोड़ दिया हो। क्या दिव्यांशु को मेरे बारे में पता चल गया होगा? क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा? मेरे दिमाग में सवाल का तूफान उठ रहा था। मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं था। मेरे दिमाग में पहले ही हजारों सवाल घूम रहे थे। मैं अस्पताल में थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कौन मुझे यहाँ पर ले आया है। मेरे घर वालों को खबर दी गई है या नहीं। सबसे बढ़कर दिव्यांशु को इस हादसे का पता भी था या नहीं। मैं खुद को बेसहारा महसूस कर रही थी, जैसे मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मेरी सुरक्षा का कोई जिम्मेदार नहीं। अचानक चुप्पी के बीच एक मर्दाना आवाज़ गूंजी। वह दरवाजे के पास से आ रही थी। लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की और जो शब्द मुझे सुनाई दिए उन्होंने मेरे जिस्म में डर की एक लहर दौड़ा दी। मुझे इस मरीज के साथ अकेला छोड़ दो। ये एक मर्द की आवाज़ थी, जैसे वह हुक्म दे रहा हो, जैसे उसमें ये पावर हो कि ये मरीज का कुछ लगता हो। नर्स की आवाज़ सख्त और चौंकाने वाला था। ऐसा कैसे हो सकता है? जवान औरत है, आपको उसके साथ अकेला क्यों छोड़ दूं? नर्स के जवाब ने मेरे डर को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। मैं इस बात को गलत समझ रही थी और उस डॉक्टर को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डॉक्टर की अगली बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। तुम जाओ यहाँ से, ये मेरा काम है, मैं कर लूँगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं बिस्तर पर थी, मेरे जिस्म में ताकत नहीं थी और सबसे बढ़कर मेरे पाँव में चोट लगी थी। मुझे लगा शायद मेरा पाँव सुन्न हो चुका है, क्योंकि मैं उसे हिला नहीं पा रही थी। मगर मेरे साथ कुछ हो गया, ये ख्याल मेरे दिमाग में आया। मैं बुरी तरह से कांपने लगी। मैं उस वक्त अकेली थी। मेरे घर वालों को मेरे एक्सीडेंट की खबर नहीं थी और दिव्यांशु तो खुद एक मासूम बच्चे की तरह था। वह भला किसी को क्या बताता मैं कहाँ गई। मेरी सांसें तेज होने लगी, दिल की धड़कनें तेज हो गई, जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। मैं आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। इतने में दरवाजे पर हलचल हुई। किसी के अंदर दाखिल होने की आहट सुनाई दी। मैंने अपने डरते हुए दिल के साथ
अपनी निगाहें उठाई और जैसे ही उस आदमी को देखा मैं हैरान रह गई। जब दरवाज़ा खोला तो मैं डर और बेबसी की हालत में थी। मेरी सांसें अब तेज़ धड़क रही थी। मैंने डॉक्टर को देखा था जो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र अंदर आने वाले आदमी पर पड़ी मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वह कोई और नहीं बल्कि हिमांशु था, दिव्यांशु का छोटा भाई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग काम करना बंद कर दिया हो। बिल्कुल हूबहू दिव्यांशु की तरह था। जो फ़ोटो मेरे शादी के लिए गई थी वो बिल्कुल वैसा ही था। वो मेरे सामने खड़ा था और कहा कि आप डरो नहीं, आपने मुझे घर में बहुत कम देखा होगा। मैंने आपको आज पहली बार आमने सामने देखा है और मुझे आज सारी हकीकत पता चल गई है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो कि तुम्हारी चाची ने किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मुझे सारी हकीकत पता चल गई है। तस्वीर मेरी भेजी गई थी और शादी मेरी भाई से हो गई थी, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द सुन चुका हूँ। तुम बेहोशी में न जाने क्या कुछ बता रही थी। आज के बाद से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी धोखा नहीं होगा। मैं अपने परिवार को समझा दूंगा। जिसके सपने देखकर तुम इस घर में आई थी, अब वह सारे हकीकत होंगे। मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। जब मैं अपने घर गई तो सभी मेरे लिए चिंता कर रहे थे और मेरे ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। जब मैं घर पहुंची तो मेरी सास ने मुझे सीने से लगा लिया और कहा कि मेरी बच्ची, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। धोखा तुम्हारी चाची ने दिया था। उसने कहा था लड़की ढंग से बोल नहीं सकती, वे तूतली है और उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। हमने तो तुम्हें हिमांशु के लिए पसंद किया था। जब उसने कहा कि ये बोल नहीं सकती, तूतली है, इसी वजह से मैंने दिव्यांशु से तुम्हारी शादी करवा दी थी। तुम हमें इतनी अच्छी लगी थी, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक थी। जब मैंने ये बात अपने हिमांशु से बताई तो हिमांशु ने उसी वक्त कहा मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अचानक न जाने क्यों तुम बाहर जा रही थी और हिमांशु की गाड़ी से टकरा गई। मेरी सास ने फिर हिमांशु के साथ मेरी शादी करवा दी। अब मेरी जिंदगी में वह सारे रंग हैं जो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे थे। और मेरा और हिमांशु का एक बच्चा है, लेकिन वह भी स्पेशल चाइल्ड है, दिव्यांशु की तरह। और मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें।